सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग ICAR, JRF, SRF, ARS, नेट, IBPS, AFO, AAO, AO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अदर एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आपको बताना है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन है 25 मार्च 1998, दूसरा है 1 फरवरी 2020, तीसरा है 26 नवंबर 2016, चौथा ऑप्शन है 11 सितंबर 2019। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरुआत की गई थी, 11 सितंबर 2019 को। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फोर्थ वाला। ठीक है, बात कर लेते हैं 25 मार्च 1998 को। ठीक है, ये क्या हुआ था, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड। ठीक है, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 मार्च 1998। 1 फरवरी 2020 को कृषि किसान उड़ान योजना। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, कृषि किसान उड़ान योजना। ठीक है, उड़ान योजना ये आप याद रखेंगे कब, 1 फरवरी 2020 को। अब 26 नवंबर 2016 को क्या हुआ था, 26 नवंबर 2016 को पशु हॉट पोर्टल योजना। ठीक है, पशु हॉट पोर्टल योजना ये लॉन्च की गई थी 26 नवंबर 2016 को। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया यानी कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, 11 सितंबर 2019 को। ठीक है, इसको कहते हैं, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण को कहते हैं NADP, क्या कहते हैं, NADCP। ठीक है, जिसको कहते हैं नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जाते हैं 2 पर। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में गुलाबी रंग होता है। ठीक है, किसके कारण होता है ये आपको बताना है, नाइट्रोजन के कारण, चूना में, सल्फर के कारण या लेग हीमोग्लोबिन के कारण। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि लेग हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में गुलाबी रंग हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं गुलाबी रंग इस प्रकार का हो जाता है। ठीक है, तो क्यों होता है, ऑक्सीजन सहवन के कारण। ठीक है, ऑक्सीजन सहवन के कारण क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियां जो होती हैं वो गुलाबी कलर की हो जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, डिब्बाबंदी में फलों की डिब्बाबंदी हेतु किस प्रकार के केन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो फलों का डिब्बाबंदी करेंगे तो उसमें किस प्रकार के केन या डिब्बों का प्रयोग किया जाता है, इसको आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सल्फर प्रतिरोधी केन, दूसरा एसिड प्रतिरोधी केन, तीसरा है कार्बन प्रतिरोधी केन या उपयुक्त सभी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे क्वेश्चन का है एसिड प्रतिरोधी केन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, एसिड प्रतिरोधी केन का ही प्रयोग किया जाता है फलों की डिब्बाबंदी के लिए। ठीक है, अगर बात करते हैं सल्फर प्रतिरोधी केन, ठीक है, तो ये सब्जियों के डिब्बाबंदी के लिए या कैनिंग के लिए प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, तो सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए किस प्रकार के कैन का प्रयोग करते हैं, सल्फर प्रतिरोधी केन। ठीक है, और फलों की डिब्बाबंदी के लिए एसिड प्रतिरोधी केन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, घोड़े और सूअर में गुणसूत्र संख्या कितना होता है। ठीक है, आपको बताना है घोड़े के अंदर और सूअर के अंदर। ठीक है, इनमें क्रोमोसोम संख्या कितना होता है, 60 और 54, 54 और 60, 46 और 23, 64 या 38। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो घोड़े के अंदर क्रोमोसोम संख्या होता है 64। ठीक है, गुणसूत्र संख्या कितना होता है, 64। और सूअर के अंदर गुणसूत्र संख्या होता है 38। अब ऑप्शन में देखिए कहाँ पर 64 है, कहाँ पे 38 है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फोर्थ वाला। ठीक है, 64 हो गया घोड़े के अंदर क्रोमोसोम नंबर और सूअर के अंदर हो गया 38 गुणसूत्र संख्या। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगर पूछता गाय और भैंस के अंदर, ठीक है, गाय और बकरी के अंदर, ठीक है, गाय और बकरी के अंदर कितना हो जाएगा, तो गाय और बकरी के अंदर गुणसूत्र संख्या हो जाएगा दोनों का मिला के, दोनों का हो जाएगा 60। ठीक है, अगर पूछता भैंस के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 50 और 48। ठीक है, ये 2 क्रोमोसोम नंबर इसलिए होता है क्योंकि भैंस 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है दलदली भैंस, एक होती है जलीय भैंस। ठीक है, जलीय जो भैंस होती है
उसका क्रोमोसोम नंबर होता है 50 और दलदली भैंस का होता है वो होता है 48। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जलीय भैंस का क्रोमोसोम नंबर 50 और दलदली भैंस का 48, ये आप याद रखेंगे। और भेड़ का गुणसूत्र संख्या कितना होता है, भेड़ का भी याद कर लीजिए। भेड़ का होता है 54, यानी कि 54 क्रोमोसोम नंबर भेड़ का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर, यहाँ चैनल का नाम ऊपर लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत के किस राज्य को सोयाबीन का किला कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है भारत के किस राज्य को सोयाबीन का किला कहा जाता है। मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, महाराष्ट्र को या पंजाब को, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सोयाबीन का किला किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जेली के रोने हेतु उत्तरदायी है। ठीक है, जेली के रोने हेतु उत्तरदायी किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है अम्ल की अधिकता के कारण, दूसरा है कम चीनी, तीसरा है अपर्याप्त पैक्टिन, चौथा उपयुक्त सभी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा यानी कि उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी कि जेली का रोना किसके कारण होता है, अम्ल की अधिकता के कारण भी होता है, कम चीनी के कारण भी होता है, और पैक्टिन की कमी हो जाएगी उसके कारण भी जेली जो होती है रोने लगती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जो उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंडे सेने के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। ठीक है, आपको बताना है अंडे सेने के लिए मुर्गी का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर और नवंबर, इन चारों में से बताइए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। ठीक है, अंडे सेने की विधियां 2 प्रकार की होती है, एक कृत्रिम एक प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक का जो काम होता है मुर्गी द्वारा सेने का काम करती है। 8 से 10 अंडे को एक मुर्गी आराम से अच्छे से सेने का काम कर सकती है। ठीक है, और अधिक अंडे अगर सेने या चूजे निकालने का काम करना है तो इनक्यूबेटर मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें कई हजारों या इनक्यूबेटर के मशीन के अकॉर्डिंग ही अंडों का निकाला जाता है। लेकिन उस इनक्यूबेटर का जो टेम्परेचर कितना रखते हैं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रखते हैं। ठीक है, शुरुआती में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं 1-2 दिन में 1-2 डिग्री फ़ारेनहाइट कम कर दिया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखते हैं। चलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी अंडे सेने के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा अच्छा है, तो फरवरी और मार्च का महीना सबसे अच्छा माना गया, यानी कि सेकंड वाला। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से पेपो किसका फल प्रकार है। ठीक है, आपको बताना है पेपो किसका फल का प्रकार है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सेब, दूसरा अंजीर, तीसरा कुकुरबिट्स, चौथा आम। ठीक है, इन चारों में से बताइए पेपो किसका फल का प्रकार होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स का फल का प्रकार क्या होता है, पेपो होता है। बात कर लेते हैं सेब। सेब के फल का प्रकार क्या कहलाता है, पोम कहलाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, पोम कहलाता है। अंजीर की बात कर लेते हैं। अंजीर जो होता है फल, इसका फल का प्रकार क्या कहलाता है, साइकोनस कहलाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, साइकोनस फल का प्रकार किसका, अंजीर का। उसके बाद आम का जानते हैं, आम के फल का प्रकार क्या है, ड्रूप है। ठीक है, ड्रूप होता है या अस्टिल कह सकते हैं। ठीक है, या अस्टिल कहा जा सकता है। तो आम का फल का प्रकार ड्रूप हो गया, अंजीर का साइकोनस हो गया, सेब का पॉम हो गया, और कुकुरबिट्स की जितनी भी सब्जियां होती हैं उनका फल का प्रकार क्या होता है, पेपो होता है। ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपको बताना है गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है, सनई को, कपास को, जूट को या अलसी को। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, यानी कि जूट। ठीक है, और जूट से क्या बनता है, गेहूं के बोरे। ठीक है, गेहूं के बोरे किससे बनाए जाते हैं, ये बनते हैं जूट से। ठीक है, जूट से बनते हैं। अब बात कर लेते हैं सनई की। सनई की बात करेंगे तो सनई जो होता है ये रेशा और हरी खाद। ठीक है, रेशा प्लस हरी खाद। ठीक है, दोनों के रूप में काम में लिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। कपास की बात करें तो कपास कैसा है, रेशों का राजा होता है। ठीक है, रेशों का राजा इसको कहते हैं, रेशों का राजा कहा जाता है। उसके बाद अलसी की बात कर लेते हैं। अलसी रेशा प्लस तिलहनी। ठीक है, रेशा प्लस तिलहनी दोनों प्रकार की क्रॉप है। ठीक है, तिलहनी के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं और रेशे के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, जूट को कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है संकर गायों में यौना आरंभ अवधि आती है। ठीक है, आपको बताना है यौना आरंभ अवधि कब आती है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, प्यूबर्टी भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, प्यूबर्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यानी कि नर और मादा में क्या होता है, प्रजनन अंग क्रियाशील हो जाते हैं। ठीक है, प्रजनन अंग क्या हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी कहा जाता है। ठीक है, या कह सकते हैं यौना आरंभ कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, प्रजनन अंग क्रियाशील हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए फीमेल में अंडाणु का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है और नर में क्या, शुक्राणु का निर्माण होना आरंभ हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रजनन अंग क्रियाशील हो जाते हैं, जिसको प्यूबर्टी या यौना आरंभ कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो पहला ऑप्शन है 18 माह, दूसरा है 10 माह, तीसरा है 24 माह, चौथा है 30 माह। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। वो भी संकर गायों के लिए पूछ रहा है, यौना आरंभ कब स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि 18 माह। ठीक है, विदेशी हो या संकर हो, ठीक है, संकर प्रजाति हो या विदेशी हो, तो दोनों का 18 माह में ये प्यूबर्टी या यौना आरंभ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 10 माह। 10 माह किसका होता है, भेड़ का। ठीक है, भेड़ का अगर पूछेगा तो 10 माह याद रखेंगे। और 24 माह याद रखेंगे देसी गाय का। ठीक है, देसी गाय का कितना याद रखेंगे, 24 माह। और 30 माह किसका होता है, भैंस का होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, भैंस का कितना हो जाएगा, 30 माह। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 18 माह। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है डॉक्टर YS परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है मसूरी उत्तराखंड में, दूसरा सोलन हिमाचल प्रदेश, तीसरा वाराणसी, चौथा आनंद गुजरात। इन चारों में से बताइए डॉक्टर YS परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सोलन हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये डॉक्टर YS परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, सोलन हिमाचल प्रदेश में, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इजिप्शियन कपास कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है इजिप्शियन कपास कौन सा कहलाता है। गोसिपियम अर्बोरियम है, गोसिपियम बारबेंडस है, और गोसिपियम हर्बेसियम है, गोसिपियम हिरसुटम है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोसिपियम बारबाडेंस। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि इसको क्या कहते हैं, इजिप्शियन कपास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गोसिपियम अर्बोरियम। गोसिपियम अर्बोरियम यानी कि देसी कपास को कहते हैं, या कह सकते हैं भारतीय कपास को। ठीक है, देसी कपास या भारतीय कपास को क्या कहते हैं, गोसिपियम अर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। उसके बाद बात करते हैं गोसिपियम हर्बोसियम। ठीक है, गोसिपियम हर्बेशियम, तो ये होता है एशियाटिक कपास। ठीक है, एशियाटिक कपास का वैज्ञानिक नाम होता है गोसिपियम हर्बेशियम। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। गोसिपियम हिरसुटम ये आप लोग जानते हैं, अमेरिकन कपास जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है क्या, गोसिपियम हिरसुटम। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चारों ऑप्शन के बारे में याद रखेंगे, लेकिन हमारा क्वेश्चन है इजिप्शियन कपास पूछा, तो हो जाएगा गोसिपियम बारबाडेंस। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, तो सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का राजस्थान के नागौर जिले में मेड़ता सिटी में लगने वाला पशु मेला कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है नागौर के अंदर जो मेड़ता सिटी में पशु मेला लगता है वो कौन सा मेला है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बलदेव पशु मेला, दूसरा वीर तेजाजी पशु मेला, तीसरा ऑप्शन रामदेव पशु मेला, चौथा मल्लीनाथ पशु मेला। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बलदेव पशु मेला। ये कहाँ पर लगता है, नागौर जिले में मेड़ता सिटी में पशुओं का सबसे अच्छा लगने वाला मेला। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। टी बडिंग को जाना जाता है। ठीक है, टी बडिंग को किस नाम से जाना जाता है, पेंच बडिंग, वलयन बडिंग, या फोरकट बडिंग, या सील्ड बडिंग। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सील्ड बडिंग। ठीक है, सील्ड बडिंग को क्या कहते हैं, इसको टी बडिंग के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये टी बडिंग है। ठीक है, तो टी बडिंग इस प्रकार का होता है। तो ये किस में करते हैं, गुलाब में करते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, गुलाब में किया जाता है, संतरे में किया जाता है। ठीक है, संतरा में किया जाता है, और मौसम्बी के अंदर किया जाता है। ठीक है, मौसम्बी के अंदर ये किया जाता है टी बडिंग। ये व्यावसायिक प्रवर्धन विधि है। ठीक है, ये एक ऐसी विधि है, व्यावसायिक प्रवर्धन विधि है।
ये आप याद रखेंगे, व्यावसायिक प्रवर्धन विधि है। बात करते हैं पेच बडिंग। पेच बडिंग किस में किया जाता है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि पेच बडिंग किस में किया जाता है, तो आंवले में किया जाता है। ठीक है, वलयन विधि, ठीक है, वलयन विधि जिसको रिंग बडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, वलयन विधि को रिंग बडिंग भी कहा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। तो बैर में किया जाता है ये वलयन विधि, वलयन बडिंग या रिंग बडिंग। ठीक है, बैर के अंदर किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है धान की फसल में निम्नलिखित में से किसके कारण जलमग्न भूमि में उग सकती है। ठीक है, आपको बताना धान की फसल निम्नलिखित में से किस कारण से जलमग्न भूमि में उग सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरेनकाइमस उत्तक की अनुपस्थिति के कारण, दूसरा है एरेनकाइमस उत्तक की उपस्थिति के कारण, तीसरा धान का पौधा पानी को पसंद करता है, चौथा है या कोई नहीं। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट है, हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरेनकाइमस उत्तक की उपस्थिति के कारण क्या होता है, धान की फसल जो है वो जलमग्न भूमि में उग सकती है। ठीक है, तो सेकंड वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रामसर अजमेर, दूसरा है मखदूम मथुरा, तीसरा है जोहड़बीर बीकानेर, चौथा है इज्जतनगर यूपी। इन चारों में से बताइए कहाँ पर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मखदूम मथुरा के अंदर क्या है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। बात करते हैं रामसर अजमेर। रामसर अजमेर में राजस्थान बकरी विकास केंद्र स्थित है। ठीक है, राजस्थान बकरी विकास केंद्र कहाँ स्थित है, रामसर अजमेर में। उसके बाद जोहड़बीर बीकानेर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, जोहड़बीर बीकानेर में स्थित है। ठीक है, इज्जतनगर यूपी में क्या स्थित है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, इज्जतनगर यूपी में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है तना गलन रोग संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है तना गलन जो है रोग किससे संबंधित है, धनिया से, जीरा से, सौंफ से या मेथी से। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तना गलन जो होता है ये किसके कारण होता है, एक कवक के कारण होता है। ठीक है, कवक के कारण होता है। उस कवक का क्या नाम है, क्रोटोमाइसिस। ठीक है, ठीक है, क्रोटोमाइसिस कवक के कारण ये तना गलन रोग लगता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस में लगता है, धनिया में लगता है। ठीक है, धनिया के अंदर ये लगता है, क्रोटोमाइसिस कवक के कारण तना गलन रोग हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फिलेरिस माइनर किस कुल से संबंधित है। ठीक है, साइप्रेसी से, ग्रेमेनी से, सोलेनेसी या मालवेसी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिलेरिस माइनर को गेहूंसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गेहूंसा कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, जिसको गुल्ली डंडा के नाम से भी जाना जाता है, गेहूंसा कहा जाता है, फिलेरिस माइनर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसका फैमिली बताना है किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो हो जाएगा ग्रेमिनी कुल। ठीक है, ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि सेकंड वाला एकदम सही हो जाएगा। साइप्रेसी की बात कर लेते हैं। साइप्रेसी में कौन सा खरपतवार आता है, तो इसमें आ जाएगा मोथा। ठीक है, मोथा को जानते हैं, ये साइप्रेसी फैमिली में आ जाएगा। सोलेनेसी में कौन सा खरपतवार आएगा, तो मकोय जो होता है ये सोलेनेसी फैमिली में खरपतवार आएगा। मालवेसी की बात कर लेते हैं। मालवेसी में जंगली जूट। ठीक है, जंगली जूट जो होता है ये मालवेसी फैमिली में आएगा। ठीक है, ये सब तीनों खरपतवार हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको बताना है IVRI। ठीक है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है आनंद गुजरात, दूसरा मखदूम मथुरा, तीसरा हिसार हरियाणा, चौथा इज्जतनगर यूपी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आनंद गुजरात में। आनंद गुजरात में जानते हैं NDDB है, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात के अंदर स्थित है। मथुरा में जानते हैं मखदूम मथुरा के अंदर क्या है, बकरी अनुसंधान केंद्र मखदूम मथुरा में है। हिसार की बात कर लेते हैं। हिसार हरियाणा में क्या है, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और इज्जतनगर यूपी में क्या है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इज्जतनगर यूपी में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है खीरे का पिल्लो देहिक विकार किसकी कमी से होता है। ठीक है, पिल्लो देहिक विकार यानी कि पिल्लो जो होता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है खीरे के अंदर, किसकी कमी के कारण होता है, बोरान की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण
N2 की कमी के कारण या पोटास की कमी के कारण। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पिल्लो जो खीरे का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कैल्शियम की कमी के कारण खीरे के अंदर पिल्लो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किसान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो 26 नवंबर को, 23 दिसंबर को, 16 अक्टूबर को या 4 अक्टूबर के। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं, किसान दिवस मनाया जाता है। और 5वें प्रधानमंत्री जो थे चौधरी चरण, ठीक है, सिंह, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं, किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कब, 26 नवंबर को, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, खाद्य दिवस ये मनाया जाता है आपको 16 अक्टूबर का। 4 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, विश्व पशु कल्याण दिवस, ठीक है। पशु कल्याण दिवस कब मनाते हैं, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है नहरों के किनारों वाली भूमि किस प्रकार की हो जाती है, ठीक है। नहर के जो किनारे वाली भूमि होती है किस प्रकार की हो जाती है आपको बताना है। क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, या न्यूट्रल होती है, या कम पानी सोखने वाली होती है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इसका क्षारीय भूमि हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार की भूमि हो जाएगी, नहरों के किनारे वाली क्षारीय भूमि होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खरबूज को स्थानीय बाजार में बेचने हेतु तुड़ाई कौन सी अवस्था पर करते हैं। जो खरबूज होता है इसको अगर नज़दीक के बाजार में बेचना है तो किस अवस्था में इसको तोड़ना चाहिए। हाफ स्लीप स्टेज, दूसरा है नेटिव स्टेज, तीसरा है हेवी डफ साउंड, चौथा है फुल स्लीप स्टेज। इन चारों में से बताइए किस स्टेज में खरबूज को स्थानीय बाजार में बेचने के लिए तोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि फुल स्लीप स्टेज, ठीक है। जब उसका जो स्लीप होता है वो उसके खरबूजे से अलग हो जाए तो उसको कहते हैं फुल स्लीप स्टेज, ठीक है। इस अवस्था में खरबूज को स्थानीय बाजार के लिए बेचा जाता है, ठीक है। अगर कहते हैं हाफ स्लीप स्टेज तो ये दूर के जो बाजार होते हैं, ठीक है, दूर के बाजार के लिए या दूरस्थ बाजार के लिए तो हाफ स्लीप स्टेज में तोड़ा जाता है। नेटिव स्टेज की बात कर लेते हैं तो हरा मधु, ठीक है, हरा जो मधु है ये खरबूज की प्रजाति है तो इसको नेटिव स्टेज पर तोड़ा जाता है। हेवी डफ साउंड के बारे में जानते हैं किसमें, खरबूज में, ठीक है। खरबूज के अंदर जब उसमें साउंड आने लगती है डफ डफ की, ठीक है, तब ये तोड़ा जाता है यानी कि हेवी डफ साउंड उसको कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिश्रित फसल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है, ठीक है। मिश्रित फसल से बताना है कौन सी हानि होती है। आर्थिक हानि होती है, या बीज मिश्रण की प्राप्ति होती है, या कृषि यंत्रों का प्रयोग में सुविधा होती है, या चौथा है आनुवांशिक शुद्धता की कमी होती है, ठीक है। इन चारों में से बताइए किसकी हानि होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बीज मिश्रण की प्राप्ति होती है, ठीक है। अगर मिश्रित फसल लेंगे तो दोनों बीज क्या होता है, मिक्स हो जाएगा, तो इसलिए एक प्रकार की ये हानि होती है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो होता है सेकंड वाला ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर। 25 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सनअप, रेनबो तथा रेड लेडी ताइवान, ठीक है, ये किसकी किस्म है, ठीक है। आपको बताना है रेड लेडी ताइवान, सनअप और रेनबो, ये बताना है आपको किसकी प्रजाति है। केला की है तो पपीता की है, या अमरूद की है, या अनार की। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पपीता की जो वैरायटी है, सनअप है, रेनबो है, रेड लेडी ताइवान, ठीक है, ये सब किस्में किसकी है, ये पपीता की हो जाती है, ठीक है। तो एक चीज़ और याद रखेंगे, सनअप और रेनबो ये जो दो किस्में हैं ये ट्रांसजेनिक किस्में हैं, ठीक है, ट्रांसजेनिक किस्में हैं, ये भी याद रखेंगे। कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए इनमें से कौन सी ट्रांसजेनिक किस्म है, तो पपीते की सनअप और रेनबो ये पपीते की जो किस्म है ये ट्रांसजेनिक द्वारा तैयार की गई है, ठीक है। आज का क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अधिक से अधिक करिए। सभी लोगों को धन्यवाद।